एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल और हिस्टोरिक सीन से। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा टाउन जहां हजारों लोग जमा होते हैं। हर तरफ मरीन्स खड़े होते हैं और एटमॉस्फेयर बहुत सीरियस होता है। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं क्योंकि आज दुनिया के सबसे डेंजरस और फेमस पायरेट की एग्जीक्यूशन होने वाली होती है। फिर हमें एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान चेन्स में बंधा खड़ा होता है, गोल्ड डी रॉजर। ये वो इंसान होता है जिसे दुनिया किंग ऑफ द पायरेट्स के नाम से जानती थी। कहते हैं कि उसने ग्रैंड लाइन कन्वर्ट कर ली थी और पूरी दुनिया के समंदर एक्सप्लोर किए थे। उसके पास इतना ट्रेजर था कि लोग उसकी दौलत इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। एग्जीक्यूशन के वक्त भी उसके फेस पर फियर नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल काम खड़ा होता है। फिर भीड़ में से एक आदमी जोर से चिल्लाता है, वन पीस कहाँ है? तुम्हारा ट्रेजर कहाँ छुपा हुआ है? और इसी वक्त रॉजर के फेस पर हल्की सी स्माइल आती है। फिर वो कहता है, मेरा खजाना अगर चाहिए तो ढूंढ लो, मैंने सब कुछ उस जगह छुपा दिया है। और बस उसकी ये लाइन पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। उसकी एग्जीक्यूशन के बाद लोगों के अंदर एक नया जुनून पैदा हो जाता है। हर इंसान समुंदर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। सब एक ही चीज चाहते हैं, वन पीस ट्रेजर। इसी मोमेंट से ग्रेट पायरेट एरा ऑफिशियली स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं एक पायरेट शिप तूफानी समुंदर में सेल कर रहा होता है। आसमान पर काले बादल होते हैं और समुंदर की लहरें शिप को जोर जोर से हिला रही होती हैं। शिप के पायरेट्स इधर उधर भाग रहे होते हैं और वेदर की वजह से काफी परेशान लग रहे होते हैं। फिर हमें शिप का कैप्टन दिखाया जाता है, अलविदा। ये एक क्रूअल और एरोगेंट पायरेट कैप्टन होती है। उसके हाथ में एक बड़ा आयरन क्लब होता है और वो अपने क्रू को सिर्फ फियर से कंट्रोल करती है। वो इतनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है कि हर वक्त अपनी तारीफ सुनना पसंद करती है। उसका क्रू उससे इतना डरता है कि कोई उसकी तरफ प्रॉपर्ली देखने की भी हिम्मत नहीं करता। इसी शिप पर एक छोटा सा पिंक हेयर वाला लड़का भी होता है जिसका नाम है कोबी। वो दूसरे पायरेट्स की तरह लाउड या डेंजरस नहीं होता, बल्कि वो बहुत वीक और डरा हुआ लगता है। वो शिप साफ कर रहा होता है और हर वक्त घबराया हुआ रहता है। फिर हमें पता चलता है कि कोबी असल में पायरेट नहीं है। वो 2 साल पहले गलती से अलविदा के शिप पर आ गया था और तब से जबरदस्ती उसके लिए काम कर रहा है। कोबी अंदर ही अंदर एक ड्रीम रखता है। वो मरीन बनना चाहता है। वो अच्छा इंसान बनना चाहता है जो लोगों की हेल्प करे, लेकिन वो इतना वीक और कावर्ड होता है कि अपना ड्रीम ओपनली बोल भी नहीं पाता, क्योंकि उससे डर होता है कि अगर अलविदा को पता चल गया तो वो उससे मार देगी। इसी बीच शिप के पायरेट्स को समुंदर में एक बड़ा बैरल तैरता हुआ नजर आता है। पहले सब कंफ्यूज होते हैं कि तूफान के बीच बैरल यहाँ कैसे आया। फिर कुछ पायरेट्स उसे हुक की मदद से शिप पर खींच लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसमें ट्रेजर या शराब होगी। सब पायरेट्स एक्साइटेड होकर बैरल के आसपास जमा हो जाते हैं। जैसे ही वो उसे खोलते हैं, अंदर से एक लड़का अचानक जंप मारकर बाहर निकलता है। सब पायरेट्स डर कर पीछे हट जाते हैं और यहाँ होती है हमारे मेन कैरेक्टर मंकी द लफी की एंट्री। उसके फेस पर एक ह्यूज स्माइल होती है और बिल्कुल भी फियर नहीं होता। वो आसपास डेंजरस पायरेट्स को देखकर भी बिल्कुल पैनिक नहीं करता, बल्कि उसका पहला डायलॉग होता है, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर पायरेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा पागल है या फियरलेस। फिर कुछ पायरेट्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूफी कैजुअली बच जाता है। इसी बीच कोबी उसे एक साइड पर ले जाता है और धीरे से पूछता है कि वो कौन है। तब लूफी स्माइल करते हुए बताता है कि उसकी बोट तूफान में डिस्ट्रॉय हो गई थी और सर्वाइवल के लिए वो बैरल के अंदर छुप गया था। कोबी उससे पूछता है कि क्या वो भी पायरेट है, और लूफी प्राउडली कहता है, हाँ मैं पायरेट हूँ। ये सुनकर कोबी और ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर दोनों की प्रॉपरली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। कोबी धीरे धीरे लफी को अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि वो असल में पायरेट बनना नहीं चाहता, बल्कि उसका ड्रीम मरीन बनना है, लेकिन वो इतना वीक है कि कभी हिम्मत कंची नहीं कर पाया। लफी ये सब सुनकर बिल्कुल सिंपल रिएक्शन देता है। फिर वो कैजुअली अपना ड्रीम बताता है। वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं पायरेट किंग बनूंगा। ये लाइन सुनते ही कोबी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, क्योंकि पायरेट किंग बनना दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल ड्रीम माना जाता है। ग्रैंड लाइन डेंजरस मॉन्स्टर्स और पावरफुल पायरेट से भरी हुई होती है, लेकिन लूफी के फेस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होता। वो ये बात इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कि एक दिन वो जरूर पायरेट किंग बनेगा। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि लूफी ने एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है जिसका नाम दमगम फ्रूट होता है। इस फ्रूट की वजह से उसका पूरा बॉडी रबर बन गया होता है। वो अपने हाथ पैर स्ट्रेच कर सकता है और नॉर्मल अटैक्स उस पर काम नहीं करते। कोबी उसकी पावर्स देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को ऐसी पावर्स यूज करते हुए देखा होता है।
इसी वक्त शिप पर हंगामा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अलविदा को पता चल जाता है कि कोई अननोन बंदा शिप पर घुस आया है। वो गुस्से में अपना आयरन क्लब उठाती है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है। उसका क्रू डर के मारे कांपने लगता है। फिर यूजुअल की तरह अलविदा अपना फेवरेट सवाल पूछती है, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? पूरा क्रू डर के मारे फौरन चिल्लाता है, कैप्टन अलविदा। सब झूठ बोल रहे होते हैं लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि सच बोल सके। फिर अलविदा की नज़र लूफी पर पड़ती है और वो उससे भी सेम सवाल पूछती है। लेकिन यहाँ सीन और फनी हो जाता है क्योंकि लूफी बिना डरे सीधा जवाब देता है, तुम एक मोटी बुढ़िया हो। एक सेकंड के लिए पूरा शिप बिल्कुल खामोश हो जाता है। क्रू वालों की आंखें शौक से खुल जाती हैं क्योंकि किसी ने भी आज तक अलविदा को ऐसे इंसल्ट नहीं किया होता। अलविदा का फेस गुस्से से लाल हो जाता है और वो फौरन अपना बड़ा आयरन क्लब लेकर लूफी पर अटैक करती है। लेकिन लूफी बिल्कुल नहीं डरता। वो स्माइल करता है और अपना हाथ पीछे स्ट्रेच करता है। कोबी ये सब देखकर पैनिक कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि लूफी मर जाएगा। लेकिन अगले ही सेकंड लूफी फुल स्पीड से अपना अटैक यूज करता है। उसका रबर पूंछ डायरेक्टली अलविदा को लगता है और वो हवा में उड़कर शिप से बाहर समुंदर में जा गिरती है। ये देखकर पूरा क्रू शॉक में चला जाता है। उन्होंने पहली बार किसी को अलविदा को इतनी आसानी से हराते हुए देखा होता है। फिर क्रू के पायरेट्स डरकर भागना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी लूफी से फाइट करने की हिम्मत नहीं करता। इस मोमेंट के बाद कोबी के अंदर भी हिम्मत आती है। वो फाइनली लाउड वॉइस में एक्सेप्ट करता है कि वो मरीन बनना चाहता है। लूफी उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि अगर वो सच में मरीन बनना चाहता है तो उसे अपने ड्रीम के लिए फाइट करनी होगी। इस बोट में मंकी डी, लूफी और कोबी ट्रैवल कर रहे होते हैं। समुंदर बिल्कुल काम होता है और आसमान भी क्लियर होता है। हल्का हल्का हवा का झोंका चल रहा होता है और बोट पानी के साथ स्मूथली मूव कर रही होती है। कोबी बोट के पीछे बैठा उससे कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि लूफी बोट के फ्रंट पर पैर क्रॉस करके रिलैक्स्ड स्टाइल में बैठा होता है। वो आसमान और समुंदर को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है, जैसे उसका ड्रीम फाइनली स्टार्ट हो चुका हो। कुछ सेकेंड्स तक दोनों सिर्फ ट्रैवल करते रहते हैं। फिर कोबी धीरे से लूफी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या उसके क्रू में ऑलरेडी लोग हैं। लूफी बिना किसी टेंशन के सीधा जवाब देता है कि नहीं, अभी उसका कोई क्रू नहीं है। फिर वो एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि वो दुनिया का ग्रेटेस्ट पायरेट क्रू बनाएगा। ये बोलते वक्त उसके फेस पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। फिर वो कैजुअली कहता है कि उसे सबसे पहले एक स्वॉर्ड्समैन चाहिए होगा। ये बात सुनते ही कोबी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो फौरन एक नाम लेता है, रोरोनोआ ज़ोरो। जैसे ही लूफी ये नाम सुनता है उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। वो फौरन पूछता है कि क्या ज़ोरो स्ट्रॉन्ग है। तब कोबी उससे बताता है कि ज़ोरो एक फेमस बाउंटी हंटर है जिसे पायरेट हंटर ज़ोरो के नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि लोग ज़ोरो से बहुत डरते हैं और उसकी स्वॉर्ड स्किल्स इतनी डेंजरस हैं कि नॉर्मल इंसान उसके सामने टिक नहीं पाता। कोबी ये भी कहता है कि कुछ लोग उससे मॉन्स्टर बुलाते हैं। ये सब सुनकर लूफी बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि उसके फेस पर और ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि अगर ज़ोरो इतना स्ट्रॉन्ग है तो उससे उसके क्रू में होना चाहिए। कोबी हैरान हो जाता है क्योंकि नॉर्मली लोग ज़ोरो का नाम सुनकर डर जाते हैं, जबकि लूफी उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा होता है। इसके बाद बोट धीरे धीरे एक आइलैंड के पास पहुंचती है। जैसे ही आइलैंड नजर आता है हमें एक बड़ा मरीन बेस भी नजर आता है जो आइलैंड के सेंटर में बना होता है। बेस पर मरीन का सिंबल लगा होता है और हवा में मरीन फ्लैग्स लहरा रहे होते हैं। कोबी थोड़ा नर्वस हो जाता है और लूफी को वार्न करता है कि अगर मरीन्स को पता चल गया कि वो पायरेट है तो वो फौरन उससे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन लूफी यूजुअल तरीके से बिल्कुल काम होता है। वो कैजुअली आइलैंड पर उतरता है और टाउन की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। टाउन में एंटर होते ही हमें नॉर्मल लोग नजर आते हैं। कुछ लोग शॉप्स चला रहे होते हैं, कुछ रोड पर चल रहे होते हैं और कुछ लोग अपना डेली काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनके फेसेस को ध्यान से देखो तो लगता है कि सब लोग थोड़े डरे हुए हैं, जैसे टाउन में कोई पावरफुल इंसान हो जिससे सब फियर करते हों। लूफी इधर उधर क्यूरियोसिटी से देख रहा होता है, जबकि कोबी अब भी टेंशन में होता है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक वॉल के पास खड़े चुप चुप कर किसी को देख रहे होते हैं। लूफी क्यूरियोसिटी में उनके पास जाता है और वॉल के ऊपर से देखता है। यहाँ पहली बार हमें
रोरोनोआ जोरो दिखाई देता है। जोरो एक वुडन पोल से टाइटली बंधा होता है। उसके दोनों हाथ रोप से बंधे होते हैं और वो धूप के नीचे बैठा होता है। लग रहा होता है कि उसे बहुत टाइम से खाना और पानी नहीं मिला। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी उसके फेस पर वीकनेस या फियर नहीं होता। वो बिल्कुल काम और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा होता है, जैसे उससे किसी चीज का डर ही ना हो। कोबी धीरे से लूफी को बताता है कि ये ही पायरेट हंटर जोरो है और मरीन्स ने उसे पकड़ा हुआ है। लूफी उसे ध्यान से देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, जैसे उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि ये बंदा उसके क्रू में परफेक्ट रहेगा। इसी वक्त हमें एक छोटी लड़की नजर आती है। वो अपने हाथ में एक प्लेट पकड़े होती है जिसमें राइस बॉल्स होते हैं। वो धीरे धीरे जोरो की तरफ चल रही होती है। लड़की क्लियरली नर्वस होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके जोरो के पास जाती है। वो धीरे से कहती है कि उसने स्पेशली उसके लिए राइस बॉल्स बनाए हैं, क्योंकि उससे पता है कि जोरो बहुत टाइम से भूखा है। जोरो उसकी तरफ देखता है और उसे मना करता है। वो कहता है कि अगर मैरिन्स ने देख लिया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन लार्की फिर भी उसके पास राइस बॉल्स रख देती है। तभी अचानक वहाँ हेलमेपो आ जाता है। उसके साथ कुछ मरीन्स भी होते हैं। हेलमेपो का एटीट्यूड बहुत एरोगेंट होता है। वो फौरन उस छोटी लार्की का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है। फिर वो राइस बॉल्स को देखकर डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन देता है और जानबूझकर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। राइस बॉल्स मिट्टी में गिरकर खराब हो जाते हैं। छोटी लार्की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से वो राइस बॉल्स बनाए होते हैं। हेलमेपो उसे डरा कर वहाँ से भेजने लगता है, लेकिन फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है। जोरो नीचे गिरे हुए राइस बॉल्स को उठाता है और उन्हें खाना स्टार्ट करता है। वो बिना कंप्लेन किए मिट्टी लगे राइस बॉल्स खा लेता है। फिर वो लड़की की तरफ देखकर कहता है कि राइस बॉल्स टेस्टी हैं। ये सुनकर लड़की के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। लूफी ये सब दूर से देख रहा होता है और इसी मोमेंट पर उसे समझ आ जाता है कि जोरो असल में बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा इंसान है जो दूसरों के लिए खुद पेन टॉलरेट करता है। इसके बाद हेलमेपो वहाँ से चला जाता है और मरीन्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। फिर कोबी धीरे से लूफी को बताता है कि टाउन का मरीन कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन है, जो बहुत क्रूएल और एरोगेंट इंसान बना जाता है। फिर हमें मरीन बेस के अंदर मॉर्गन का ह्यूज स्टैचू नजर आता है, जो क्लियरली शो करता है कि मॉर्गन खुद को कितना ग्रेट समझता है। इसके बाद लूफी डायरेक्टली जोरो के पास जाता है और उसे कैजुअली पूछता है कि क्या वो उसके पायरेट क्रू में आएगा। जोरो उसकी तरफ सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है और फौरन मना कर देता है। वो कहता है कि वो पायरेट नहीं बनेगा। लूफी फिर भी स्माइल करता रहता है, जैसे उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हो कि जोरो फ्यूचर में उसका क्रूमेट जरूर बनेगा। फिर हम देखते हैं कि कोबी मरीन बेस के अंदर चला जाता है, जहां एक्सीडेंटली उसे हेलमेपो की कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। हेलमेपो मरीन से हंसता हुआ कहता है कि वो जोरो को कभी फ्री करने वाला ही नहीं था, बल्कि 30 दिन पूरे होते ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता। ये बात सुनकर कोबी कम्प्लीटली शॉक में चला जाता है, क्योंकि जोरो इतने दिन सिर्फ इस उम्मीद में सरवाइव कर रहा होता है कि उससे आज़ादी मिल जाएगी। कोबी फौरन भागकर लूफी के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है। जैसे ही लूफी ये सुनता है, उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसकी स्माइल धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है और वो सीधा डिसाइड कर लेता है कि अब वो जोरो को ज़रूर बचाएगा। कोबी नर्वस हो जाता है, क्योंकि मरीन बेस में घुसना बहुत डेंजरस होता है, लेकिन लूफी यूजुअल तरीके से बिल्कुल नहीं डरता। वो कैजुअली वॉल क्रॉस करता है और मरीन बेस के अंदर घुस जाता है। अंदर हर तरफ मरीन्स पेट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन लूफी बिना किसी फियर के अंदर मूव कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे एक रूम मिलता है जहां जोरो के स्वॉर्ड्स रखे होते हैं। जैसे ही लूफी स्वॉर्ड्स देखता है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो स्वॉर्ड्स को उठाता है और कैजुअली अपने कंधे पर रख लेता है। इसी वक्त एक मरीन सोल्जर उसे देख लेता है और फौरन अलार्म बज जाता है। बेस के अंदर टेंशन स्प्रेड हो जाती है और मरीन हर तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। कोबी बाहर खड़ा पैनिक कर रहा होता है, जबकि लूफी अंदर बिल्कुल काम होता है, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। फिर एमरीन्स लूफी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है। लेकिन लूफी के फेस पर अब भी कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो जोरो को फ्री करके रहेगा। हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं वन पीस का एक जबरदस्त मोमेंट, जहां लूफी और जोरो की लेजेंडरी पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। मैरिन्स का लीडर ऑर्डर देता है फायर, तो तमाम सिपाही फौरन लूफी पर गोलियां चला देते हैं। सबको यकीन होता है कि अब लूफी बच नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गोलियां लूफी को लगती जरूर हैं, मगर उस पर कोई असर ही नहीं होता।
लूफी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे गोलियों से कुछ नहीं होता, आप में अलग मटेरियल है। ये देखकर जोरो भी हैरान रह जाता है और पूछता है, कैसे, आखिर तुम हो कौन? लूफी फखर से जवाब देता है, मैं मंकी डी लूफी हूँ और मैं पायरेट किंग बनने वाला हूँ। ये सुनकर जोरो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि पायरेट किंग बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मगर लूफी बिल्कुल सीरियस होता है। जब उसे पूछा जाता है कि पायरेट किंग बनने का मतलब क्या है, तो वो सीधा सा जवाब देता है, पायरेट किंग बनने का मतलब पायरेट किंग बनना होता है। कोबी भी बीच में बोल पड़ता है कि उसे भी पहली बार ये बात सुनकर बहुत शौक लगा था, लेकिन लूफी मजाक नहीं कर रहा। उसका सच में यकीन है कि एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वन पीस ढूंढ लेगा। फिर लूफी जोरो की तीनों तलवारें उसके पास लाकर रखता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आया था कौन सी तलवार जोरो की है, इसलिए वो तीनों ही ले आया। जोरो बताता है कि तीनों तलवारें उसी की हैं, क्योंकि वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यानी संतोरियों से लड़ता है। लूफी फिर जोरो को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर जोरो उसका साथ देता है तो कानून की नज़र में मुजरिम बन जाएगा, और अगर साथ नहीं देगा तो मरीन्स उसे यहीं मार देंगे। जोरो कुछ दायर सोचता है और फिर कहता है, तुम बच्चे नहीं शैतान हो। लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए वो लूफी के साथ मिलकर लड़ने का फैसला कर लेता है। ये सुनते ही लूफी खुशी से झूम उठता है और कहता है कि अब जोरो उसकी टीम का हिस्सा बन गया है। लेकिन जोरो फौरन गुस्से में कहता है, जश्न बाद में मनाना, पहले मेरी रस्सियां खोलो। इसी दौरान मरीन्स के सिपाही आपस में बात करते हैं कि लूफी पर गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ। उनका लीडर अंदाज़ लगाता है कि शायद लूफी ने कोई डेविल फ्रूट खाया हुआ है। वो बताता है कि डेविल फ्रूट्स समंदर के छुपे हुए खजाने होते हैं जो इंसान को अजीब और ताकतवर कवाते देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई आग उगल सकता है, कोई समंदर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अक्सर लोगों ने ये सब सिर्फ कहानियों में ही सुना होता है। इसीलिए हर पायरेट ग्रैंड लाइन तक पहुंचना चाहता है, लेकिन मरीन्स का लीडर इन सब बातों की परवाह नहीं करता। उसके और लूफी हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहता है, ओ भाई, क्या वजन है नाम में। जोरो अपनी तलवार उठाता है और ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, अपनी जगह से हिला तो काट दूंगा। ये सुनते ही तमाम मरीन्स का रंग उड़ जाता है। कुछ तो डर के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं, मुझे डर लग रहा है। जोरो लूफी की तरफ देखकर कहता है कि आज वो मारिन से लड़ने वाला है और उसके बाद कानून की नज़र में क्रिमिनल बन जाएगा। इसीलिए अब उसे लूफी की पायरेट क्रू ज्वाइन करने में कोई मसला नहीं। लेकिन जोरो एक अहम बात भी साफ कर देता है। वो कहता है कि चाहे वो लूफी के साथ रहे, उसका सपना कभी नहीं बदलेगा। लूफी होकर पूछता है, कौन सा सपना? जोरो अपनी तलवार मजबूती से पकड़े हुए जवाब देता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन बनने का। फिर वो लूफी को वार्निंग देता है कि अगर कभी उसका कैप्टन या उसकी क्रू उसके सपने के रास्ते में आई तो उसकी जिम्मेदारी लूफी पर होगी। ये सुनकर लूफी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन, ये हुई ना बात। पायरेट किंग के क्रू में ऐसे ही लोग होने चाहिए। जोरो भी मुस्कुराकर कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, चाहे लोग उसे क्रिमिनल ही क्यों ना कहें। उधर मरीन्स का लीडर गुस्से से चीखता है और तमाम सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि फौरन लूफी और जोरो को पकड़कर मार दिया जाए। लेकिन लूफी सबको वार्न करता है, बचना है तो झुक जाओ। अगले ही पल वो अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और अपना पाँव दूर तक स्ट्रेच करके एक जबरदस्त अटैक मारता है। मरीन्स हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। कोबी हैरानी से चीख उठता है, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जोरो भी हैरान होकर पूछता है, तुम असल में हो क्या? लूफी हंसी के साथ जवाब देता है, मैं वो इंसान हूँ जिसने गमगम फ्रूट खाया था। जोरो पूछता है, और ये गमगम फ्रूट क्या होता है? लूफी सीधा जवाब देता है, रबर मैन। अब मरीन्स को यकीन हो जाता है कि लूफी ने वाकई डेविल फ्रूट खाया हुआ है। कुछ सिपाही डर कर कहते हैं कि वो सब मिलकर भी जोरो को नहीं हरा सकते और लूफी भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। मगर उनका कैप्टन उनकी बात सुनने के बजाय धमकी देता है कि जो सिपाही डरे वो खुद को गोली मार दे, क्योंकि उसकी फौज में बुज़दिलों की जगह नहीं। जोरो ये सब देखकर कहता है, ये तो बच्चे हैं, इन्हें हराना आसान होगा। इसी दौरान कोबी भी हिम्मत जमाकर लूफी से कहता है कि किसी को भी छोड़ना मत। लूफी फौरन कैप्टन की तरफ दौड़ता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच दे मरता है। कैप्टन पीछे जाकर गिर पड़ता है। सब सिपाही शौक में आ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं आता
कि किसी ने उनके कैप्टन पर हाथ उठाया है। लूफी गुस्से में कहता है, तुमने मेरे दोस्त कोबी का ईमानदार मरीन बनने का सपना कुचलने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जब फाइट अपने पीक पर होती है तब कैप्टन का बेटा गन लेकर आ जाता है और कोबी को हॉस्टेज बना लेता है। वो चीख कर कहता है, अगर तुम नहीं रुके तो मैं इसके सर में गोली मार दूंगा। लेकिन कोबी डरने के बजाय लूफी से कहता है कि उसकी फिक्र बिल्कुल ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम रुकना मत। लूफी मुस्कुराता है और कहता है, ओके मेरे यारा। ये जवाब सुनकर कैप्टन का बेटा और ज्यादा घबरा जाता है। वो बार बार धमकी देता है मगर कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। अचानक कैप्टन पीछे से लूफी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त जोरो मूव करता है। एक तेज वार और कैप्टन की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। कैप्टन मॉर्गन जमीन पर गिर जाता है। लूफी मुस्कुराकर कहता है, शुक्रिया। जोरो जवाब देता है, ये मेरा फर्ज था कैप्टन। ये लफ्ज सुनते ही लूफी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अब जोरो ने वाकई उसे अपना कैप्टन मान लिया था। मरीन्स के सिपाही हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि उनका कैप्टन हार गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह होती है कि सिपाही उदास होने के बजाय खुशी मनाने लगते हैं। पता चलता है कि मॉर्गन ने सिर्फ लोगों को ही नहीं, अपने ही सिपाहियों को भी बहुत तंग कर रखा था। कोबी समझाता है कि इसीलिए सब लोग उसकी हार का जश्न मना रहे हैं। लेकिन बैटल के बाद जोरो अचानक गिर पड़ता है। लूफी फौरन उसके पास दौड़ कर आता है और पूछता है, जोरुआ क्या हुआ, तुम ठीक हो? जोरो कमजोर आवाज में जवाब देता है, मुझे बस भूख लगी ही है। इतनी बड़ी बैटल के बाद भी जोरो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भूख निकली। लेकिन इसी वक्त कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक रहस्यमयी लड़की को देखते हैं। वो कुछ मरीन्स को बांधकर किसी चीज की तलाश में इधर उधर ढूंढ रही होती है। वो बेचैन होकर कहती है, मुझे वो कहीं मिल क्यों नहीं रहा। काफी तलाश के बाद उसे एक मैप मिल जाता है और वो खुशी से कहती है, मिल गया, मुझे ग्रैंड लाइन का मैप मिल गया। मगर जब वो मैप को ध्यान से देखती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। रुको, ये वो मैप नहीं है। मैप पर अजीब निशान बने होते हैं। तब उसे समझ आता है कि ये किसी और का काम है। ये तो बगी का निशान है, बगी द इमॉर्टल। सीन शुरू होता है जोरो के साथ, जो पेट भरकर खाना खा चुका होता है। वो कुर्सी पर बैठकर सुकून से कहता है, मेरा तो पेट भर गया। जब 3 हफ्तों तक मैं भूखा था, मुझे यकीन था कि जैसे ही खाना मिलेगा मैं गले तक खा लूंगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन लूफी अभी भी खाना खा रहा होता है। जोरो हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं इतने हफ्तों से भूखा था, फिर भी तुम्हें मुझसे ज्यादा भूख कैसे लग रही है? लूफी हंसी के साथ जवाब देता है, इतना बढ़िया खाना बना हो तो खाना पड़ेगा ना, क्यों कोबी? कोबी फौरन हाँ मैं सिर हिलाकर कहता है, बिल्कुल, खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। वहाँ मौजूद लोग लूफी और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने मॉर्गन के जुल्म से सबको निजात दिलाई होती है। एक छोटा सा बच्चा एक्साइटेड होकर लूफी से कहता है, तुम सबसे बहादुर इंसान हो लूफी। लूफी मुस्कुराता है और जवाब देता है, बात तो सही कही तुमने, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब मैं पायरेट किंग बनूंगा, 1 पीस हासिल करूंगा और मेरे पास दुनिया की बेस्ट क्रू होगी। ये सुनकर जोरो फौरन एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है, मेरे अलावा तुम्हारी टीम में और कितने क्रू मेंबर्स हैं? उसे लगता है कि शायद लूफी के पास पहले से एक बड़ी टीम होगी, लेकिन लूफी बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जवाब देता है, कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। एक पल के लिए जोरो को लगता है कि शायद उसने गलत सुना है। क्या सिर्फ मैं? लूफी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ सिर्फ हम दोनों। अब जोरो का चेहरा देखने लायक होता है। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे क्रू में सिर्फ मैं और तुम हो? लूफी फख्र से जवाब देता है, हाँ, और गलत क्या है, हम दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जोरो को यकीन ही नहीं आता कि जिस बंदे ने पायरेट किंग बनने का ऐलान किया है उसकी क्रू में सिर्फ 2 लोग हैं। फिर वो एक और सवाल करता है, ठीक है, कम से कम तुम्हारे पास शिप तो होगी? लूफी फौरन समंदर की तरफ इशारा करता है, हाँ वहाँ खड़ी है। जब जोरो उस शिप को देखता है तो उसकी उम्मीदें फिर टूट जाती हैं। वो एक छोटी सी कश्ती होती है। जोरो कहता है, काफी बारी है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो मजाक कर रहा है। लूफी फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अभी बारी है, लेकिन निकालने से पहले इससे भी बारी हो जाएगी। जोरो क्यूरियस होकर पूछता है, और वो कैसे? लूफी फौरन जवाब देता है, उस पर 12 सा पायरेट फ्लैग लगाकर।
ये सुनते ही जोरो सर पाकर लेता है, जबकि लुफी खुद अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है और सोचने लगता है कि उसकी शिप कितनी जबरदस्त लगेगी। कोबी उन दोनों को देखकर कहता है, मुझे लगता है लुफी किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, शायद ये दिमाग के बगैर ही पैदा हुआ था। जोरो गहरी सांस लेता है और कहता है, यकीन नहीं होता कि मैं इसकी बातों में आकर इसे अपना कैप्टन मान बैठा। मगर लुफी को किसी की बात की परवाह नहीं होती। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, एक दिन हमारे पास हजारों क्रू मेंबर्स होंगे, बस देखते जाओ। तभी एक बच्चा पूछता है, लुफी तुम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? लुफी फौरन जवाब देता है, हम सीधा ग्रैंड लाइन जा रहे हैं। ये नाम सुनते ही कोबी का रंग उठ जाता है। क्या ग्रैंड लाइन? तुम पागल हो गए हो क्या? कोबी समझाता है कि 2 लोगों की टीम को क्रू नहीं कहते और ग्रैंड लाइन कोई मजाक की जगह नहीं है। ये सुनकर बच्चों कर भी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक बच्चा पूछता है, क्या ग्रैंड लाइन वाकई इतनी खतरनाक है? कोबी सीरियस होकर जवाब देता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। फिर वो सबको दुनिया का नक्शा समझाना शुरू करता है। इस दुनिया में 2 बड़े ओशंस हैं। उन दोनों को एक बहुत बड़ा लैंड मास काटता है जिसे रेड लाइन कहते हैं। कोबी आगे बताता है, और रेड लाइन को एक और समुद्री रास्ता क्रॉस करता है जो पूरी दुनिया के अक्रॉस जाता है। इसी रास्ते को ग्रैंड लाइन कहते हैं। ये वही जगह है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर पायरेट्स, सबसे बड़े खजाने और सबसे खतरनाक एडवेंचर्स मौजूद हैं। और लुफी का अगला टारगेट भी वही है। जब ग्रैंड लाइन का जिक्र होता है तो सब लोग उसकी खौफनाक कहानियां सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वन पीस वही कहीं छुपा हुआ है। इसीलिए हर पायरेट का आखिरी मकसद ग्रैंड लाइन तक पहुंचना होता है। लेकिन ग्रैंड लाइन जितनी मशहूर है उतनी ही खतरनाक भी। लोग उसे पायरेट ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग वहां से जिंदा वापस लौट पाते हैं। एक औरत कहती है कि उसने भी ग्रैंड लाइन के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी हैं। कहते हैं जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। लेकिन लुफी के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, फिर तो कहानी और भी रोमांचक हो जाएगी। वन पीस वही है और उसे पाने के लिए हमें वहीं जाना होगा। जोरो भी फौरन जवाब देता है, इसका मतलब आर या पार। मगर कोबी परेशान हो जाता है। वो चाहता है कि दोनों अपना फैसला बदल दें। जोरो मजाक में पूछता है, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हमारे साथ आ रहे हो? कोबी हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, बस मुझे तुम दोनों की फिक्र है। क्या मुझे अपने दोस्तों की फिक्र नहीं करनी चाहिए? फिर कोबी अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि बचपन से उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो। इसीलिए वो हमेशा चुप रहता था ताकि कोई उसे तंग ना करे। लेकिन लुफी और जोरो ने उसकी जिंदगी बदल दी। तुम दोनों ने मुझे अपने लिए खड़ा होना और अपनी आवाज उठाना सिखाया है। ये कहकर कोबी ऐलान करता है कि अब वो अपना सपना पूरा करेगा और एक ईमानदार मरीन ऑफिसर बनेगा। लेकिन जोरो उसे एक मुश्किल हकीकत याद दिलाता है। अगर मरीन्स को पता चल गया कि तुम 2 साल तक अलविदा के शिप पर रहे हो तो वो शायद तुम्हें कभी एक्सेप्ट ना करें। ये बात सुनकर कोबी घबरा जाता है। उसने इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था। इसी दौरान एक मरीन ऑफिसर उनके पास आता है और लुफी से पूछता है कि क्या वो वाकई पायरेट्स हैं। लुफी बिना झिझक जवाब देता है, बिल्कुल, मैं और जोरो पायरेट्स हैं। मरीन ऑफिसर कहता है कि वो सब जानते हैं कि लुफी और जोरो ने मॉर्गन को हराकर शहर और मरीन्स पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन फिर भी कानून कानून होता है, इसलिए वो उन्हें शहर छोड़कर चले जाने का हुक्म देता है। साथ ही वादा करता है कि उनकी बहादुरी की वजह से वो हेडक्वार्टर्स को कुछ नहीं बताएंगे। शहर के लोग भी लुफी और जोरो का साथ देते हैं और कहते हैं कि उन दोनों ने सबकी जान बचाई है। लुफी मुस्कुराता है और सबका शुक्रिया अदा करता है। अब रवांगी का वक्त आ चुका होता है। तभी मरीन्स कोबी की तरफ देखकर पूछते हैं, क्या तुम भी इनकी क्रू का हिस्सा हो? कोबी जवाब देने ही वाला होता है कि लुफी अचानक बोल पड़ता है और फिर वो जानबूझकर अलविदा का जिक्र करना शुरू कर देता है। लुफी कहता है कि अलविदा एक मोटी और खतरनाक पायरेट थी जो लोहे का बड़ा डंडा घुमाकर लोगों को डराती थी। कोबी फौरन समझ जाता है कि अगर मरीन्स को पता चल गया कि वो अलविदा के साथ रहा था तो उसका सपना खत्म हो जाएगा। वो बार बार लुफी को रोकने की कोशिश करता है, बस करो लुफी, लेकिन लुफी नहीं रुकता। आखिर तंग आकर कोबी लुफी को पंच मार देता है। लुफी भी जवाब में उसे मार देता है और देपो मरीन्स ये सब देखकर समझ जाते हैं कि कोबी का इन पायरेट से कोई लेना देना नहीं।
उन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, इसीलिए वो कोबी को अलग कर देते हैं। लेकिन कोबी को समझ आ जाता है कि लूफी ने ये सब उसकी मदद के लिए किया था। उसने जानबूझकर कोबी को गुस्सा दिलाया ताकि मरीन्स को यकीन हो जाए कि कोबी उनका साथी नहीं है। ये सोचकर कोबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि लूफी ने एक बार फिर उसकी जिंदगी बचाई है। फिर कोबी हिम्मत जमा करता है और मरीन्स के कैप्टन के सामने खड़ा हो जाता है। प्लीज मुझे मरीन्स ज्वाइन करनी है, मैं कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। कैप्टन अपनी बात गौर से सुनता है। वो बताता है कि बहुत से मरीन्स पायरेट्स के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए किसी पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कोबी की हिम्मत और सच्चाई देखकर आखिर वो उसे मरीन्स ज्वाइन करने की इजाजत दे देता है। कोबी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसका सालों पुराना सपना आखिर एक हकीकत बनने लगता है। उधर लूफी और जोरो शहर से रवाना होने की तैयारी करते हैं। जोरो मजाक में कहता है, क्या तरीका है यहाँ से निकलने का, सबको नाराज करके। लूफी बस हंस देता है। थोड़ी देर बाद कोबी भागता हुआ उनके पास आता है। उसकी आंखों में जज्बात भरे होते हैं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मान रहूंगा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। जोरो हंस कर कहता है, पहली बार किसी मरीन को पायलट को थैंक यू कहते देख रहा हूँ। कोबी मुस्कुरा देता है। लूफी और जोरो अपनी छोटी सी कश्ती में सवार हो जाते हैं। लूफी दूर से हाथ हिलाकर कहता है, हम जल्द दोबारा मिलेंगे। कोबी जवाब देता है, गुड बाय लूफी। शहर के बच्चे भी चिल्लाते हैं कि वो फिर मिलेंगे। तभी तमाम मरीन्स लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो चुपचाप लूफी और जोरो को सल्यूट करते हैं। ये एक ऐसा सल्यूट था जो कानून के खिलाफ था, लेकिन दिल से दिया गया था। बाद में एक मरीन ऑफिसर सबको याद दिलाता है कि उन्होंने एक पायलट को सल्यूट किया है, इसलिए सजा के तौर पर सबको 3 दिन भूखा रहना होगा। सब जोर से जवाब देते हैं, यस सर। कोबी दूर जाती हुई कश्ती को देखता रहता है। उसके दिल में एक ही बात चल रही होती है, मुझे यकीन है हम एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे। तुम पायलट रहोगे और मैं मरीन, लेकिन उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। उधर समंदर में सफर करते हुए जोरो महसूस करता है कि उनका अगला एडवेंचर बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन लूफी हमेशा की तरह सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है, मैं पायरेट किंग बनूंगा। जोरो पूछता है कि क्या इस सपने के पीछे कोई खास वजह है। लूफी अपनी स्ट्रॉ हैट को हाथ लगाता है और कहता है, मैंने बहुत पहले एक वादा किया था, कसम खाई थी कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रू बनाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ढूंढूंगा और पायरेट किंग बनूंगा। और ये स्ट्रॉ हैट उस वादे की गवाही है। जोरो हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, समझ सकता हूँ। और इसी के साथ लूफी और जोरो का सफर रेड लाइन और ग्रैंड लाइन की तरफ शुरू हो जाता है, जहाँ बगी के कुछ आदमी एक खजाना हासिल करके बहुत खुश होते हैं। वो खुशी से कहते हैं कि आज तो उनकी चांदी हो गई और इतना खजाना मिलने के बाद बगी भी उनसे नाराज नहीं होगा। इसी दौरान उनकी नजर दूर समंदर में एक छोटी सी बोट पर पड़ती है। जब वो करीब जाकर देखते हैं तो उन्हें एक लड़की नजर आती है जो बहुत बुरी हालत में होती है। वो कमजोर आवाज में कहती है कि उम्मीद है इस बार ये कोई ख्वाब नहीं, कि आखिर किसी इंसान से मुलाकात हुई। वो पानी मांगती है और कहती है कि अगर उसकी मदद की जाए तो बदले में वो एक कीमती चीज दे सकती है। बगी के आदमी फौरन ललच में आ जाते हैं और कहते हैं कि मदद तो जरूर करेंगे, लेकिन पहले खजाना देखना चाहते हैं। वो संदूक खोलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आज उनकी किस्मत चमक गई है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर बोट चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी अपनी बोट गायब हो चुकी है और उनके साथ जबरदस्त धोखा हो गया है। लड़की आराम से बताती है कि साउथ की तरफ से एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और उन्हें तैयार रहना चाहिए। साथ ही मजाक उड़ाते हुए कहती है कि छोटी कश्तियाँ बहुत आसानी से डूब जाती हैं। इतना कहना था कि अचानक एक जबरदस्त तूफान आता है और बगी के आदमियों को समंदर में डुबा देता है। लड़की खजाना लेकर निकल जाती है और कहती है कि अब ये खजाना उसका है और फिर कभी मुलाकात होगी। पीछे से एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि वो इस धोखे का बदला जरूर लेगा। इसके बाद कहानी हमें लूफी के माजी में ले जाती है, जहाँ रेड हेयर शैंक्स के साथ उसकी यादें दिखाई जाती हैं। फिर सीन वापस लूफी और जोरो पर शिफ्ट होता है, जो समंदर में अपनी छोटी सी बोट पर सफर कर रहे होते हैं। लूफी भूख से परेशान होता है और कहता है कि उससे बहुत जोर की भूख लगी है। जोरो परेशान होकर पूछता है कि आखिर वो जमीन तक कब पहुँचेंगे। लूफी बिल्कुल बेफिक्री से जवाब देता है कि उन्हें नहीं पता, वो तो बस उस तरफ जा रहे हैं जिधर हवा उन्हें ले जा रही है। जोरो उसकी बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जो बंदा शिप चलाना तक नहीं जानता वो पायरेट किंग कैसे बनेगा। लूफी फिर भी मुस्कुराता रहता है
और कहता है कि पानी जिधर ले जाता है वो उधर ही चला जाता है। फिर वो जोरो से पूछता है कि क्योंकि वो पहले बाउंटी हंटर था तो शायद उसे रास्ता पता हो। जोरो बताता है कि उसने कभी खुद को बाउंटी हंटर नहीं समझा। वो असल में अपने घर से किसी की तलाश में निकला था, लेकिन फिर घर का रास्ता ही भूल गया और जिंदा रहने के लिए बाउंटी हंटिंग करने लगा। लूफी फौरन कहता है कि मतलब तुम भी भटके हुए हो। जोरो फौरन गुस्से में जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं कहा। इसी सफर के दौरान लूफी अपनी बहुत कीमती स्ट्रॉ हैट को संभलता है और कहता है कि ये उसके लिए बहुत खास है। ये हैट उसके साथ बहुत कुछ देख चुकी है और वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हैट को देखकर लूफी को बचपन की याद आती है, जब वो शैंक्स के पीछे पड़ा रहता था और उससे कहता था कि अगली बार उसे भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो भी पायरेट बनना चाहता है। शैंक्स हमेशा हंसकर कहता था कि तुम पायरेट बनोगे, मजाक मत करो। लूफी जिद करता था और पूछता था कि क्यों नहीं बन सकता। क्रू के दूसरे लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि सिर्फ तैर लेना किसी को अच्छा पायरेट नहीं बना देता। लूफी फख्र से कहता था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका एक पंच गोली से ज्यादा ताकतवर है। पायरेट्स उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसते और कहते कि वो सिर्फ बारी बारी बातें करता है। कुछ तो ये तक कहते कि वो उनके बच्चों से भी छोटा है। लूफी गुस्से में चिल्लाता कि वो बच्चा नहीं बल्कि बड़ा हो गया है। शैंक्स उसे शांत करने के लिए जूस देता है। लूफी खुशी से जूस पीने लगता है, लेकिन शैंक्स हंसकर कहता है कि देखा, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे ही हो। लूफी समझ जाता है कि उसके साथ मजाक हुआ है और वो शिकायत करने लगता है कि सबने मिलकर उसे फंसा दिया। तभी अचानक टैवर्न का दरवाजा जोर से खुलता है और एक ताकतवर आदमी अंदर दाखिल होता है। वो इतनी जोर की लात मारता है कि दरवाजा टूट जाता है। फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या ये यही इस इलाके के मशहूर पायरेट्स हैं? इनकी हालत तो किसी बेचारे की तरह लग रही है। टैवर्न की लड़की फौरन आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करती है और अदब से पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। टैवर्न में दाखिल होने वाला आदमी अपना तारुफ करवाता है और फख्र से कहता है कि वो लोग माउंटेन बैंडिट्स हैं। वो कहता है कि उन तक किसी को तकलीफ देने का इरादा नहीं, बस उन्हें ड्रिंक्स चाहिए और तकरीबन 10 बैरल्स काफी होंगे। टैवर्न की लड़की अदब से माफी मांगती है और बताती है कि सारी ड्रिंक्स खत्म हो चुकी हैं। ये बात सुनकर पंडित लीडर हैरान हो जाता है और पूछता है कि फिर ये पायरेट्स अपने ग्लासों में क्या पी रहे हैं? क्या पानी पी रहे हैं? लड़की समझाती है कि जो उनके सामने रखा है वही आखिरी बची हुई ड्रिंक्स हैं। तब शैंक्स बहुत आराम से माफी मांगता है और कहता है कि लगता है उस और उसके दोस्तों ने यहाँ की सारी ड्रिंक्स खत्म कर दी हैं। फिर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अपनी बोतल उन्हें ऑफर करता है, लेकिन पंडित लीडर का घमंड आसमान को छू रहा होता है। वो गुस्से में बोतल जमीन पर दे मारकर तोड़ देता है और चिल्लाता है कि क्या शैंक्स जानता भी है कि उसके सर पर 8 मिलियन बेरीज की बाटी है। एक बोतल से उसका कुछ नहीं होगा और आइंदा बात करने से पहले सोच समझकर बोला करे। शैंक्स फिर भी बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ इतना कहता है कि ठीक है। जब ड्रिंक फर्श पर गिर जाती है तो शैंक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि पूरी फर्श गीली हो गई और माफी मांगता है। टैवर्न की लड़की फौरन कहती है कि कोई बात नहीं, वो सब साफ कर देगी। लेकिन पंडित लीडर की बदतमीजी यहीं नहीं रुकती। वो तलवार निकालता है और जानबूझकर और बॉटल्स तोड़ देता है। फिर मजाक उड़ते हुए शैंक्स से कहता है कि अगर उसे सफाई करने का इतना ही शौक है तो इन्हें भी साफ कर दे। इसके बाद वो अपने लोगों को लेकर निकलने लगता है और कहता है कि जिस जगह ड्रिंक्स ही ना मिले वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। जाते जाते वो सबको बेवकूफ कहकर चला जाता है। ये सब देखकर लूफी का खून खोल उठता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि किसी ने शैंक्स की इतनी बेइज्जती की और फिर आराम से चला गया। उधर टैवर्न की लड़की फिक्रमंदी से शैंक्स से पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। शैंक्स मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा गीला हो गया है। हैरत की बात ये होती है कि शैंक्स के सारे साथी भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कैप्टन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। पूरी टैवर्न में कहकाहे गूंजने लगते हैं, लेकिन लूफी के लिए ये मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं होता। वो गुस्से में चिल्लाता है कि सब लोग हंस क्यों रहे हैं। उसके नजदीक ये कोई हंसने वाली बात नहीं थी। वो कहता है कि पंडित्स ने उनकी बेइज्जती की, उन्हें जलील किया और फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर वो असली पायरेट्स होते तो फौरन मुकाबला करते। शैंक्स आराम से लूफी को समझाता है कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी ड्रिंक गिरने पर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। लूफी फिर भी नहीं मानता, क्योंकि उसके दिल में शैंक्स के लिए बहुत इज्जत होती है और वो उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बेचैनी के दौरान लूफी की नजर एक अजीब से फ्रूट पर पड़ती है जो शैंक्स के पास रखे बॉक्स में होता है। लूफी को लगता है कि शायद ये कोई खास चीज नहीं
और गुस्से गुस्से में वो उसे उठाकर खा लेता है। कुछ देर बाद शैंक्स की नजर उस पर पड़ती है और उसका चेहरा फौरन बदल जाता है। वो हैरानी और गुस्से में चिल्लाता है कि लूफी ने क्या कर दिया। शैंक्स फौरन समझ जाता है कि लूफी ने गम फ्रूट खा लिया है। वो घबराकर लूफी को पकड़ लेता है और उसे उल्टा लटका देता है ताकि शायद फ्रूट बाहर निकल आए। लूफी घबराकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब शैंक्स उसे बताता है कि ये आम फल नहीं था बल्कि एक डेविल फ्रूट था, और वो भी गम फ्रूट। इस फ्रूट की ताकत से उसका पूरा जिस्म रबर की तरह हो जाएगा, लेकिन इस ताकत की एक बड़ी कीमत भी है। जो भी डेविल फ्रूट खाता है वो जिंदगी भर के लिए तैरने की सलाहियत खो देता है। समंदर उसका दुश्मन बन जाता है और अगर वो पानी में गिर जाए तो खुद से बाहर नहीं निकाल सकता। ये बात सुनकर लूफी को यकीन ही नहीं आता। वो जोर जोर से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। लेकिन शैंक्स गुस्से और परेशानी में उसे बेवकूफ कहता है, क्योंकि उसने दुनिया की सबसे अनोखी और कीमती चीजों में से एक को बिना सोचे समझे खा लिया होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूफी को वही माउंटेन बैंडिट लीडर पकड़ कर ले गया होता है जिसने पहले टैवर्न में शैंक्स की बेइज्जती की थी। वो लूफी को पकड़कर मजाक उड़ता है और कहता है कि सब लोग मजे कर रहे थे, लेकिन इस बच्चे ने सब कुछ खराब कर दिया। लूफी बिल्कुल नहीं डरता और फौरन जवाब देता है कि उसे शैंक्स और उसके क्रू से माफी मांगनी होगी, क्योंकि कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ा सकता। बैंडिट हंसकर पूछता है कि क्या उसने लूफी को कुछ कहा था। लूफी गुस्से में जवाब देता है कि उसने शैंक्स और उसके दोस्तों को बुरा कहा था और अब उसे माफी मांगनी पड़ेगी। इसी दौरान मकीनो मदद के लिए लोगों को पुकारती नजर आती है। फिर हमें कुछ देर पहले का मंजर दिखाया जाता है जब माउंटेन बैंडिट्स टैवर्न से निकलने के बाद शैंक्स का मजाक उड़ा रहे थे। वो हंस कर कहते हैं कि शैंक्स इतना डर गया था कि कुछ बोल ही नहीं सका। उनके नजदीक पायरेट्स सिर्फ बातें करते हैं और असल में कुछ नहीं करते। ये सब सुनकर लूफी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि शैंक्स और उसके क्रू का मजाक उड़ाना बंद करो। वो डरपोक नहीं है। बैंडिट्स फिर भी उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसकी उम्र के हिसाब से उसकी जुबान बहुत चलती है। उनका लीडर धमकी देता है कि जिसने भी उसे गुस्सा दिलाया है वो जिंदा नहीं बचा। मकीनो और गांव का एक आदमी फौरन आगे आते हैं और इल्तिजा करते हैं कि लूफी को माफ कर दिया जाए। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है और अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन बैंडिट लीडर का दिल नहीं पिघलता। वो कहता है कि लूफी ने उसे गुस्सा दिलाया है और अब वो नहीं बचेगा। लूफी फिर भी उसे बुरा आदमी कहता है और उसका सामना करता रहता है। तभी अचानक शैंक्स और उसका पूरा क्रू वहां पहुंच जाता है। सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं, कैप्टन शैंक्स। बैंडिट लीडर हैरान होकर पूछता है कि क्या ये पायरेट्स अब तक यहीं थे। शैंक्स मुस्कुराता हुआ लूफी से कहता है कि क्या हुआ, तुम तो कहते थे तुम्हारा एक पंच गोली जितना ताकतवर है। लूफी शर्मिंदा होकर मुंह फेर लेता है। बैंडिट लीडर फिर धमकी देता है कि शैंक्स को यहाँ से चले जाना चाहिए वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। उसी वक्त एक बैंडिट शैंक्स के सर पर बंदूक रख देता है और कहता है कि अगर वो आगे बढ़ा तो उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन शैंक्स का चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता। वो बहुत संजीदगी से कहता है कि अगर बंदूक उठाई है तो जान दाव पर लगाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर वो समझाता है कि बंदूक लोगों को डराने के लिए नहीं होती बल्कि जान लेने के लिए होती है। ये अल्फाज सुनकर माहौल फौरन बदल जाता है। अगले ही पल शैंक्स के क्रू का एक मेंबर बिजली की रफ्तार से हरकत करता है और बैंडिट को खत्म कर देता है। अब माउंटेन बैंडिट्स को एहसास होता है कि जिन लोगों को वो कमजोर समझ रहे थे वो असल में खतरनाक पायरेट्स हैं। शैंक्स फिर बैंडिट लीडर की तरफ देखकर कहता है कि अगर कोई उस पर खाना, ड्रिंक या कोई और चीज गिरा दे तो वो सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अगर कोई उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो फिर उसका हिसाब जरूर चुकाना पड़ता है। ये सुनते ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शैंक्स का क्रू आसानी से माउंटेन बैंडिट्स को हरा देता है। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे अब बुरी तरह पिट रहे होते हैं, लेकिन बैंडिट लीडर बहुत चालाक निकलता है। जब सबका ध्यान लड़ाई पर होता है तो वो धुआं फैलाकर अफरा तफरी मचा देता है। जब धुआं हटता है तो सब देखते हैं कि लूफी गायब है। शैंक्स के क्रू को समझ आता है कि बैंडिट लीडर लूफी को लेकर भाग गया है। सब उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक
वो काफी दूर निकल चुका होता है। बैंडिट लीडर लूफी को लेकर समंदर की तरफ चला जाता है। वो हंसकर कहता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक माउंटेन बैंडिट समंदर के रास्ते से भागेगा। लूफी उसके कब्जे में होने के बावजूद धमकी देता है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो मरेगा। बैंडिट लीडर हंसकर जवाब देता है कि आज मारने की बारी लूफी की है, क्योंकि उसने उसे घुसा दिलाया है। इतना कहकर वो लूफी को सीधा समंदर में फेंक देता है। लेकिन लूफी अब डेविल फ्रूट खा चुका होता है। जैसे ही वो पानी में गिरता है, उसका जिस्म बिल्कुल बेकार हो जाता है और वो डूबने लगता है। बैंडिट लीडर समझता है कि सब खत्म हो गया, मगर उसी वक्त समंदर से एक बहुत ही खौफनाक सी किंग निकल आता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर देखकर बैंडिट लीडर के होश उड़ जाते हैं। अगले ही लम्हे वो दरिंदा उस पर हमला करता है और उसे निगल लेता है। अब सी किंग की नजर लूफी पर होती है, जो पानी में बेबास डूब रहा होता है। जब वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक शैंक्स बिजली की तरह पहुंच जाता है। वो लूफी को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। शैंक्स लूफी को अपनी बाहों में ले लेता है और सी किंग के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इस दौरान उसका एक हाथ कट जाता है। शैंक्स सिर्फ एक नजर सी किंग पर डालता है और उसकी आंखों में इतनी जबरदस्त हिम्मत और ताकत होती है कि वो मॉन्स्टर डर कर पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता। लूफी ये सब देखकर टूट जाता है। वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। शैंक्स उसे तसल्ली देता है और कहता है कि उसने उनके लिए लड़ाई की थी। मकीनों ने सब कुछ बता दिया है और वो लूफी का कर्जदार रहेगा। वो उसे कहता है कि रोना बंद करो, क्योंकि वो बहुत बहादुर है। लूफी आंसुओं के साथ शैंक्स के कटे हुए हाथ को देखता है और रोता हुआ कहता है कि उसका हाथ चला गया। लेकिन शैंक्स मुस्कुराता हुआ जवाब देता है कि बस एक हाथ ही तो गया है, इसमें कोई बारी बात नहीं। सबसे अहम बात यह है कि लूफी महफूज है। कुछ वक्त बाद रेड हेयर पायरेट्स गांव छोड़कर रवाना होने लगते हैं। सब अपने सफर की तैयारी कर रहे होते हैं। लूफी उदास खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। तब शैंक्स उसके पास आता है। लूफी की आंखों में आंसू होते हैं और वो दुखी आवाज में पूछता है, तुम जा रहे हो शैंक्स? यहीं से उन दोनों के दरमियान एक ऐसा इमोशनल पल शुरू होता है जो वन पीस की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देता है। सी किंग वाले वाक़े के बाद जब रेड हेयर पायरेट्स रवाना होने की तैयारी कर रहे होते हैं तो लूफी उदास आंखों के साथ शैंक्स के पास आता है। शैंक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि अब उन्हें चलना होगा, क्योंकि वो लोग इस गांव में बहुत देर तक रुक चुके हैं। फिर वो मजाक में कहता है कि उसे यकीन है लूफी उसे कभी नहीं भूलेगा। लूफी आंसुओं के बावजूद मजबूत आवाज में जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं भूलेगा, लेकिन इस बार वो शैंक्स से साथ ले चलने की दकवास नहीं करेगा। वो कहता है कि एक दिन वो खुद बहुत बड़ा पायरेट बनेगा और सबको दिखा देगा। शैंक्स हंस कर कहता है कि लूफी पायरेट की जिंदगी में एक दिन भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन लूफी पूरी हिम्मत के साथ जवाब देता है कि वो जरूर पायरेट बनेगा, बिल्कुल शैंक्स की तरह। सिर्फ इतना ही नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ढूंढेगा और एक दिन पायरेट किंग बनकर दिखाएगा। ये अल्फाज सुनकर शैंक्स कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। फिर मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या लूफी वाकई उन सबसे भी आगे निकालना चाहता है। उसके बाद शैंक्स अपनी सबसे कीमती चीज निकालता है, वही मशहूर स्ट्रॉ हैट जो हमेशा उसके सर पर रहती थी। वो हैट लूफी के सर पर रख देता है और कहता है कि ये उसके लिए बहुत कीमती है। अब वो इसे लूफी के हवाले कर रहा है और चाहता है कि वो इसका अच्छे से ख्याल रखे। लूफी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शैंक्स दिल ही दिल में सोचता है कि उसे उम्मीद है लूफी इस हाथ की हिफाजत करेगा और एक दिन वाकई एक महान पायरेट बनेगा। उसे लूफी पर पूरा यकीन होता है। यही से फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस मौजूदा वक्त में आ जाती है। समंदर में सफर करते हुए जोरो देखता है कि हवा की वजह से लूफी की स्ट्रॉ हैट उड़ने वाली है। वो फौरन उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि ये हैट तुम्हारे लिए बहुत खास है ना? लूफी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ, ये उसके लिए दुनिया की सबसे खास चीज है। फिर वो जोरो का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अगले ही पल जोरो भूख की शिकायत करने लगता है। इतने में उनकी नजर आसमान में उड़ते हुए एक बहुत बड़े परिंदे पर पड़ती है। लूफी की आंखें चमक उठती हैं और वो फौरन कहता है कि चलो इसे पकड़ कर खा लेते हैं। जोरो हैरान होकर पूछता है कि इतना बड़ा परिंदा पकड़ा कैसे जाएगा। लूफी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो उस पर छोड़ दे। अगले ही लम्हे लूफी अपनी गम गम पावर्स इस्तेमाल करता है और परिंदे की तरफ उछल जाता है, लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है। परिंदा लूफी को पकड़ लेता है और उसे लेकर आसमान में उड़ने लगता है। अब लूफी खुद जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ मुझे।
जोरो गुस्से में चीखता है कि ये क्या बेवकूफी है, तुमने तो कहा था तुम उसे पकड़ लोगे। लेकिन अब लूफी आसमान में गायब हो चुका होता है। इसी दौरान जोरो के पास एक और मुसीबत आ जाती है। समंदर में डूबते हुए 3 लोग उसकी बोट के पास पहुंचते हैं और मदद मांगते हैं। जोरो के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो लूफी को ढूंढे या इन लोगों की मदद करे। वो कहता है कि अगर बचना है तो खुद ही बोट पर चढ़ जाओ। हैरत की बात यह होती है कि वो तीनों वकाई बोट पर चढ़ जाते हैं। बोट पर आते ही उनका लहजा बदल जाता है और वो धमकी देते हैं कि अब ये बोट उनकी है, क्योंकि वो बगी पायरेट्स के मेंबर्स हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सामने खारा आदमी मशहूर पायरेट हंटर जोरो है, उनके रंग उठ जाते हैं। वो फौरन माफी मांगने लगते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। जोरो उन्हें डांट कर कहता है कि उनकी बेवकूफ़ी की वजह से वो अपने दोस्त पर नजर नहीं रख सका। अब वो लोग चुपचाप बोट चलाएं। सफर के दौरान जोरो पूछता है कि आखिर ये बगी कौन है। तीनों पायरेट्स फौरन घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या उसने बगी द क्लाउन का नाम भी नहीं सुना। उनके मुताबिक बगी एक पत्थर दिल और बहुत ही खतरनाक पायरेट है। वो डेविल फ्रूट की ताकत भी रखता है और उसके गुस्से से हर कोई डरता है। दूसरी तरफ वही चालाक लड़की नामी अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुकी होती है। उसके हाथ में एक बहुत अहम नक्शा होता है। पूरी रफ्तार से शहर की गलियों में भाग रही होती है। उसके पीछे बगी पायरेट्स के कई आदमी लगे हुए होते हैं जो हर हाल में उसे पकड़ना चाहते हैं। नामी उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान आसमान से एक और मुसीबत सीधा जमीन पर आ गिरती है। ये कोई और नहीं बल्कि लूफी होता है, जो आसमान से गिरकर सीधा उन लोगों के सामने आ टपकता है। बगी के आदमी हैरान रह जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये लड़का अचानक आसमान से कहां से आ गया। नामी भी रुककर उसकी तरफ देखती है और सोचने लगती है कि ये नया तमाशा क्या है। दूसरी तरफ लूफी बिल्कुल बेफिक्र नजर आता है। वो अपनी गर्दन सीधी करता है और खुशी से कहता है कि कम से कम उन लोगों से उसका पीछा तो छूट गया, और जो भी हुआ उसमें मजा भी बहुत आया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी फिक्र कुछ और होती है। इतनी बड़ी मुसीबत के बीच भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, खाना। इसी के साथ एपिसोड का टाइटल सामने आता है, एक राज भरी ताकत, कैप्टन बगी द क्लाउन। टाइटल के बाद लूफी फौरन खाने की डिमांड करता है और कहता है कि कोई उससे कुछ खिला दे, क्योंकि उससे बहुत भूख लगी है। नामी फौरन सिचुएशन को समझ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए एक नया ड्रामा शुरू कर देती है। वो लूफी को अपना कैप्टन बताकर बगी के आदमियों को बेवकूफ बनाने लगती है और ऐसे दिखाती है जैसे लूफी उससे बचाने आया हो। लेकिन लूफी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सीधा नामी से पूछता है कि तुम हो कौन। नामी उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि कैप्टन आप कमाल हो, आप इन सब से निपट लो, मैं चलती हूँ। ये कहकर नामी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बगी के आदमी फौरन समझ जाते हैं कि वो उन्हें धोखा देकर निकल रही है। नामी तो निकल जाती है, मगर उनके हाथ लूफी लग जाता है। वो उसे घेर लेते हैं और धमकी देते हैं कि अब वो खतरे में है और उससे भी भाग जाना चाहिए था। मगर लूफी को उनकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर वही सवाल करता है जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो पूछता है कि यहाँ आसपास कुछ खाने को मिलेगा क्या। बगी के आदमी गुस्से में आ जाते हैं। उनमें से एक लूफी को पकड़ने की कोशिश करता है और उसका हाथ जोर से थाम लेता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगले ही पल लूफी उस आदमी को जोर का मुक्का मारकर उड़ा देता है और सख्त लहजे में कहता है कि उसकी हद को हाथ लगाने की जरूरत कभी को मत करना। अचानक हुई इस हरकत से सब लोग हैरान रह जाते हैं। नमी भी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसे लग रहा था कि लूफी अब तक मारा जा चुका होगा, लेकिन एक ही पल में उसने सारे गुंडे गिरा दिए होते हैं। नामी उसकी ताकत देखकर इम्प्रेस हो जाती है और फौरन उसके पास लौट आती है। नामी वापस लूफी के पास आती है और उसकी ताकत देखकर सच में हैरान रह जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि उससे लगा था आज तो ये लड़का गया काम से, लेकिन उसने तो एक ही पल में सबको गिरा दिया। लूफी मगर उसकी तारीफों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। वो फौरन पूछता है कि क्या ये सब उसकी वजह से उसके पीछे पड़े थे और आखिर वो है कौन। इस पर नामी अपना तारुफ करवाती है और फख्र से बताती है कि वो एक कमाल की चोर है, लेकिन वो आम चोरों जैसी नहीं। वो सिर्फ पायरेट्स का खजाना चुराती है। उसका नाम नामी है। नामी फिर लूफी को अपने साथ काम करने की ऑफर देती है।
लेकिन लूफी के दिमाग में अभी भी सिर्फ खाना चल रहा होता है। वो कहता है कि काम की बातें बाद में होंगी, पहले उससे कुछ खिला दिया जाए। नामी फौरन एक आइडिया सोच लेती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि अगर वो उसे कोई जबरदस्त खाना खिला दे तो। इतना सुनते ही लूफी की आंखों में चमक आ जाती है और वो फौरन तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सीन बगी के हाइडआउट पर शिफ्ट होता है। वहाँ कैप्टन बगी अपने आदमियों पूसे में बहुत गुस्से में होता है। वो चेक कर पूछता है कि अब तक उस चोर को पकड़ा क्यों नहीं गया। उसके आदमी घबरा कर जवाब देते हैं कि वो जल्दी ही उसे ढूंढ कर ले आएंगे। लेकिन उनमें से एक आदमी हिम्मत करके पूछ लेता है कि जब कैप्टन बगी को पता था कि ग्रैंड लाइन का मैप इतना इम्पोर्टेंट है तो उसने उसकी हिफाजत ठीक से क्यों नहीं की। बगी के जवाब देने से पहले ही एक और आदमी मजाक में कह देता है कि मैप तो सामने ऐसे ही पड़ा था, जैसे कैप्टन के चेहरे पर उनकी बड़ी सी नाक। बस फिर क्या था। ये लफ्ज सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। बगी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो धीरे धीरे उस आदमी की तरफ देखते हुए पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। बेचारा आदमी फौरन घबरा जाता है और अपनी बात संभलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसका मतलब सिर्फ इतना था कि मैप चुराना बहुत आसान था, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। बगी को सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, उसकी नाक का मजाक उड़ाया गया है। वो बार बार पूछने लगता है कि क्या उसकी नाक फनी लगती है, क्या सब लोग उसकी नाक देखकर हंस रहे हैं। बेचारा आदमी जितनी सफाई देता है उतना ही ज्यादा फंस जाता है। आसपास खड़े दूसरे पायरेट्स भी समझ जाते हैं कि अब कुछ बुरा होने वाला है। सबको लगने लगता है कि कैप्टन बगी अपनी डेविल फ्रूट पावर इस्तेमाल करने वाला है। बगी फिर अपने आदमियों से पूछता है कि जो उसके खिलाफ बोले उसका क्या अंजाम होता है। सब डर कर जवाब देते हैं कि उससे मौत का सामना करना पड़ता है। ये सुनते ही मजाक करने वाला आदमी घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगता है, लेकिन बगी अचानक मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि फिलहाल वो उसे माफ कर रहा है, लेकिन अगर ग्रैंड लाइन का मैप वापस ना मिला तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनते ही सब आदमी फौरन मैप ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर नामी लूफी को एक सुनसान घर में ले आती है, जहां वो उसे पेट भरकर खाना खिलाती है। लूफी इतनी तेजी से खाना खाता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। खाना खाते खाते वो पूछता है कि क्या नामी इतनी बड़ी जगह में अकेली रहती है। नामी बताती है कि वो असल में यहाँ नहीं रहती। इस शहर के लोग बगी से डर कर कब का भाग चुके हैं और फिलहाल वो सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ रुक रही है। लूफी मजाक में कहता है कि मतलब उसने भी पायरेट्स की तरह इस घर पर कब्जा कर रखा है। ये बात सुनते ही नामी का मूड फौरन खराब हो जाता है। वो सख्ती से कहती है कि उसे पायरेट्स के साथ कंपेयर मत किया जाए। वो सिर्फ चोर है और पायरेट्स को लूटती है, उसका उन जैसों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन लूफी के लिए ये फर्क समझना मुश्किल होता है। उसके नजदीक पायरेट और चोर दोनों एक जैसे ही लगते हैं। नामी फिर थोड़ी सीरियस हो जाती है। वो बताती है कि उसका एक मकसद है और उस मकसद के लिए उसे बहुत सारी बेरीज जमा करनी है। चाहे कितना भी वक्त लग जाए वो रुकने वाली नहीं। लूफी हैरानी से पूछता है कि इतनी सारी बेरीज का वो करेगी क्या। नामी हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है कि ये एक राज है। फिर वो अपना सबसे कीमती खजाना निकल कर दिखाती है, ग्रैंड लाइन का मैप। वो बताती है कि इसी मैप की मदद से वो अपने मकसद तक पहुंचेगी। मैप देखते ही लूफी की आंखें चमक उठती हैं। वो फौरन समझ जाता है कि नामी सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि एक नेविगेटर भी है। नामी फख्र से जवाब देती है कि नेविगेटर ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नेविगेटर। ये सुनकर लूफी के दिमाग में फौरन एक नया ख्याल आ जाता है। नामी की बात सुनकर लूफी बहुत खुश हो जाता है। उससे लगता है कि जिस नेविगेटर की उससे तलाश थी शायद वो मिल चुकी है। इसीलिए वो बिना वक्त ज़या किए नामी को अपने क्रू में शामिल होने की ऑफर दे देता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसके पायरेट क्रू में नामी का स्वागत है, लेकिन नामी का जवाब फौरन आ जाता है, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर भी लूफी ज्यादा हैरान नहीं होता। नामी फिर उसे घूर से देखती है और पूछती है कि क्या वो वाकई एक पायरेट है। लूफी फख्र से हाँ में जवाब देता है और अपनी स्ट्रॉ हैट की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये हैट उसके लिए कितनी कीमती है। जिस शख्स ने उससे ये हैट दी थी उससे उसने वादा किया था कि वो एक दिन जबरदस्त क्रू बनाएगा और पायरेट किंग बनकर दिखाएगा। लेकिन नामी के चेहरे पर कोई असर नहीं होता। वो सख्त लहजे में कहती है कि उससे पायरेट से बहुत नफरत है। उसके लिए दुनिया में सिर्फ दो चीजें अहमियत रखती हैं, पैसे और फ्रूट्स। पायरेट से उससे कोई दिलचस्पी नहीं। लूफी फिर भी हार नहीं मानता। वो मुस्कुराते हुए दोबारा कहता है
कि नामी उसकी डॉकिंग बन जाए। नामी फिर माना कर देती है। लूफी कंधे उचकाकर कहता है कि कौनतो इसी का है। इसी दौरान बगी के आदमी शहर में हर जगह नामी को ढूंढ रहे होते हैं। सब घबराए हुए होते हैं क्योंकि अगर ग्रैंड लाइन का मैप वापस ना मिला तो कैटे बगी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नामी दूर से उनकी बातें सुनती है और समझ जाती है कि अब ज्यादा देर तक चुपना मुमकिन नहीं। उसके दिमाग में फौरन एक नया प्लान आता है। वो लूफी की तरफ देखकर कहती है कि अगर वो उसकी एक बात मान ले तो शायद वो उसकी ऑथर पर दोबारा सोच सकती है। ये सुनते ही लूफी की आंखें चमक उठती हैं। वो फौरन तैयार हो जाता है और कहता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। नामी मुस्कुराती है और अपना असली प्लान बताती है। वो कहती है कि उन्हें कैपिटल बगी से औतने जाना होगा। लफी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके लिए तो ये एक नई एडवेंचर जैसी बात होती है। लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह जाता है जब नामी उसे रस्सियों से बांधना शुरू कर देती है। 5 लफी पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। नामी मजाक में पूछती है कि क्या उसे डर लग रहा है। लफी फौरन मना कर देता है। उसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा होता। वो तो खुशी खुशी शहर के पायरेट लीडर से मिलने जा रहा होता है। उसके लिए ये सब एक मजेदार सफर जैसा लग रहा होता है। नामी उसकी मासूमियत देखकर दिल ही दिल में हंस देती है। थोड़ी देर बाद दोनों बगी के हाइडआउट की तरफ निकाल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन बगी का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ होता। वो अपने आदमियों को जलील कर रहा होता है और कहता है कि अगर वो एक चोर को भी नहीं पकड़ सकते तो उनका पायरेट होना बेकार है। तभी एक पायरेट भागते हुए अंदर आता है और खुशी से बताता है कि जिस लड़की ने मैप चुराया था वो वापस आ गई है। ये सुनते ही बगी की आंखें फैल जाती हैं। अगले ही पल नामी सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि उसके साथ लफी भी होता है और वो पूरी तरह बंधा हुआ होता है। नामी फौरन ग्रैंड लाइन का मैप बगी के हवाले कर देती है और कहती है कि वो असली चोर को पकड़ कर ले आई है। बगी कुछ लम्हों के लिए उसे गौर से देखता है। उससे समझ नहीं आता कि नामी ने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया। तब नामी झूठी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि उसने अपने पुराने कैप्टन का साथ छोड़ दिया है और अब उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, इसलिए वो कैप्टन बगी के क्रू में शामिल होना चाहती है। बगी के आदमी फौरन सोचने लगते हैं कि कैप्टन अब गुस्से में आ जाएगा और शायद अपनी डेविल फ्रूट पावर इस्तेमाल करेगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए बगी जोर जोर से हंसने लगता है। उसे नामी का फैसला पसंद आ जाता है। वो खुशी से उससे अपने क्रू में शामिल होने की इजाजत दे देता है। नामी भी मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दिल ही दिल में वो सोचती है कि एक ही दिन में उसने 2 अलग अलग पायरेट क्रूज ज्वाइन कर लिए हैं और सबसे मजे की बात यह है कि दोनों को इस बात का पता भी नहीं। लेकिन नामी का असली मकसद कुछ और होता है। वो फैसला कर चुकी होती है कि मौका मिलते ही वो ग्रैंड लाइन का मैप दोबारा चुराएगी और साथ ही कैप्टन बगी का पूरा खजाना भी साफ कर देगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आने वाले कुछ ही पलों में हालात इतने खतरनाक होने वाले हैं कि उसका ये प्लान भी मुश्किल में पड़ जाएगा। नामी को अपने क्रू में शामिल करने के बाद कैप्टन बगी का मूड काफी अच्छा हो जाता है। वो फौरन जश्न मनाने का हुक्म देता है और पूरा हाइडआउट देखते ही देखते एक बड़ी पार्टी में बदल जाता है। हर तरफ खाना, शराब और शोर शराबा होता है। बगी के पायरेट्स खुशी से नच रहे होते हैं और अपने कैप्टन की तारीफें कर रहे होते हैं। लेकिन इस सारे जश्न के बीच एक शख्स ऐसा भी होता है जो बिल्कुल खुश नहीं होता। वो होता है लफी। उसे एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया होता है। बेचारा पिंजरे के अंदर से बार बार आवाज लगाता है कि उससे भी थोड़ा सा खाना दे दिया जाए, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। नामी बाहर से सब कुछ देख रही होती है। वो दिखाने के लिए तो बगी के क्रू का हिस्सा बन चुकी होती है, लेकिन असल में उसका दिमाग अब भी खजाने और मैप पर लगा हुआ होता है। कैप्टन बगी उसके पास आकर पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों लग रही है। आखिर ये पार्टी उसी के लिए तो रखी गई है। नामी फौरन मुस्कुराने की एक्टिंग करती है और बगी का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन दिल ही दिल में वो कुछ और ही सोच रही होती है। वो फैसला कर चुकी होती है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो ग्रैंड लाइन का मैप दोबारा चुराएगी और साथ ही बगी का सारा खजाना भी लेकर गायब हो जाएगी। दूसरी तरफ लफी अपने पिंजरे से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी गम गम पजा करके हाथ बढ़ाता है ताकि कुछ खाना पकड़ सके, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है। खाना उसकी पहुंच से थोड़ा दूर रह जाता है। लफी नाराज होकर सबको गंदे लोग कह देता है,
इसी दौरान बगी का ध्यान एक और चीज की तरफ चला जाता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि बगी बॉल तैयार की जाए। ये नाम सुनते ही उसके क्रू के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। सब लोग फौरन तैयारी में लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी टॉप वहां लाई जाती है। लफी हैरानी से ये सब देख रहा होता है, जबकि नामी को समझ नहीं आ रहा होता कि बगी आखिर करना क्या चाहता है। कैप्टन बगी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वो सबको चुप करवा कर कहता है कि अब वो उन्हें एक शानदार नज़ारा दिखाएगा। टॉप को शहर की तरफ मोड़ दिया जाता है और उसमें बगी बॉल डाल दी जाती है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो बगी अपने आदमियों को आग लगाने का हुक्म देता है। अगले ही पल टॉप गरजती है। फिर एक इतना जबरदस्त धमाका होता है कि पूरा इलाका हिल उठता है। आग और धुएं का एक बड़ा बादल आसमान की तरफ उठता है और दूर खड़ी इमारतें पल भर में तबाह हो जाती हैं। शहर का एक बड़ा हिस्सा आंखों के सामने बर्बाद हो जाता है। ये धमाका इतना ताकतवर होता है कि दूर कहीं मौजूद जोरो भी उसकी आवाज सुन लेता है। वो फौरन उस तरफ देखकर सोचता है कि आखिर इतना बड़ा धमाका किस चीज का था। इधर बगी के पायरेट्स फक्र से चिल्लाने लगते हैं कि ये है कैप्टन बगी की बगी बॉल की असली ताकत। हर तरफ तबाही का मंजर फैला होता है, लेकिन बगी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही होती है। वो अपनी तबाहकारी को देखकर फक्र से कहता है कि इसी ताकत की मदद से वो ग्रैंड लाइन पर फतह हासिल करेगा। नामी मजबूरन उसकी बात से सहमत होने का नाटक करती है, लेकिन उसी वक्त पिंजरे के अंदर से एक आवाज गूंजती है। ये आवाज लुफी की होती है। वो जोर से कहता है कि ग्रैंड लाइन पर अगर कोई फतह हासिल करेगा तो वो कैप्टन बगी नहीं बल्कि वो खुद होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लुफी पूरे यकीन के साथ ऐलान करता है कि एक दिन वो पायरेट किंग बनेगा। ये बात सुनते ही महल एक बार फिर खामोश हो जाता है। नामी फौरन उसे चुप रहने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि बगी जैसे पायरेट के सामने ऐसी बात कहना कितना खतरनाक हो सकता है। बगी भी लुफी की तरफ गौर से देखने लगता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ही समझ आ रहा होता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है और उसका अगला निशाना लुफी होने वाला है। लुफी के मुंह से पायरेट किंग का लफ्ज सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जो पायरेट्स कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब सबकी नजरें बगी और लुफी पर टिक जाती हैं। कैप्टन बगी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे एक खतरनाक हंसी में बदल जाती है। वो नामी की तरफ देखकर कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि नामी अपने पुराने कैप्टन से इतनी परेशान क्यों थी। उसके नजदीक लुफी सिर्फ एक बेवकूफ बच्चा था जो ऐसी बातें कर रहा था जिनका कोई मतलब नहीं था। नामी भी मजबूरन उसकी बात से सहमत होने का नाटक करती है और कहती है कि वो ऐसे इंसान का साथ कभी नहीं दे सकती, लेकिन दिल ही दिल में वो समझ रही होती है कि हालात खराब होते जा रहे हैं। तभी बदी एक नया और बहुत खतरनाक आइडिया पेश करता है। वो कहता है कि अगर नामी वाकई उसके क्रू का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे अपनी वफादारी साबित करनी होगी, और वफादारी साबित करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो खुद बगी बॉल चलाकर अपने पुराने कैप्टन को उड़ा दे। ये सुनते ही नामी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बगी के आदमी फौरन एक टॉप ले आते हैं और उससे लुफी के पिंजरे की तरफ मोड़ देते हैं। हर तरफ से आवाजें आने लगती हैं कि नामी को टॉप जलानी चाहिए। नामी घबरा जाती है। वो कोशिश करती है कि बात को बदल दे और कहती है कि पार्टी अभी शुरू हुई है, लोगों को मारने के बजाय जश्न मनाना चाहिए। लेकिन बगी उसकी एक नहीं सुनता। उसके लिए तबाही और धमाके ही जश्न का हिस्सा होते हैं। अब नामी एक बहुत मुश्किल फैसले के सामने खड़ी होती है। अगर वो टॉप नहीं चलाती तो बगी उससे मार देगा, और अगर वो टॉप चला देती है तो फिर उसमें और इन जालिम पैरासाइट्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। उसके हाथ कांपने लगते हैं। बगी बार बार चीख कर कहता है कि टॉप चलाओ और अपनी वफादारी साबित करो। इसी दौरान लुफी उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि उसके हाथ क्यों कांप रहे हैं। ये एक सादा सा सवाल होता है, लेकिन नामी की दिल पर गहरा असर करता है। वो गुस्से और उलझन में पूछती है कि क्या किसी को मारकर वफादारी साबित की जा सकती है। लुफी बिल्कुल सीधा जवाब देता है, नहीं। ये छोटा सा जवाब नामी को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। बगी के आदमियों में से एक आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर नामी से नहीं वो रहा तो वो खुद टॉप चला देता है।
जैसे ही वो माशाल लेकर टॉप के पास जाता है, नामी अचानक अपना डंडा उठाती है और उस पायरेट को जोर से मार देती है। सब एक पार्टी लेने शौक में अट जाते हैं। नामी फौरन बहाना बनाती है कि ये गलती से हो गया, लेकिन एक्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता। बगी का चेहरा गुस्से से भर जाता है। बगी अब पूरी तरह गुस्से में आ चुका होता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि नामी को पकड़ लो। हर तरफ से पायरेट्स नामी की तरफ दौड़ते हैं। नामी अकेली होते हुए भी उनका मुकाबला करने लगती है। वो अपने डंडे से एक के बाद एक हमले रोकने की कोशिश करती है। उधर लूफी भी पिंजरे के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अपनी डेविल फ्रूट पावर के इस्तेमाल के लिए पानी चाहिए होता है और वो बार बार पानी मांग रहा होता है, लेकिन हालात हर पल ज्यादा खतरनाक होते जा रहे होते हैं। और जब लगने लगता है कि नामी ज्यादा देर तक अकेली नहीं टिक पाएगी, तभी अचानक एक नई आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ। अगले ही पल एक तलवारबाज सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो और कोई नहीं, जोरो होता है। उसकी एंट्री इतनी अचानक होती है कि बगी के सारे आदमी एक पल के लिए रुक जाते हैं। जोरो नामी से पूछता है कि क्या वो ठीक है और कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। नामी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि वो ठीक है। तभी पिंजरे के अंदर से लूफी जोर जोर से हंसने लगता है। वो खुशी से चिल्लाता है कि जोरो आखिर आ ही गया। फिर शिकायत करता है कि उसे आने में इतनी देर क्यों लगा दी। जोरो लूफी की हालत देखकर सिर्फ सर हिला देता है। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल होता है कि लूफी हर बार इतनी अजीब मुसीबत में कैसे फंस जाता है। लेकिन अब जोरो आ चुका था और बगी पायरेट्स को अब अंदाजा भी नहीं था कि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली है। जोरो की एंट्री ने पूरे माहौल को बदल दिया था। कुछ पल पहले तक बगी के पायरेट्स नामी को घेर कर खड़े थे, लेकिन अब सबकी नजरें इस नए तलवारबाज पर टिक गई थी। लूफी पिंजरे के अंदर से खुशी से हंस रहा था, जबकि नामी अभी तक समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये आदमी है कौन। मगर अगले ही पल उसके होश उड़ गए। लूफी ने उससे नाम लेकर पुकारा था, जोरो। ये नाम सुनते ही नामी को फौरन समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये वही मार्शल पायरेट हंटर जोरो था जिसका नाम हर जगह सुना जाता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ऐसा मशहूर तलवारबाज अब लूफी के साथ था। बग्गी भी जोरो को घूर से देखने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि सामने खड़ा इंसान आम दुश्मन नहीं है। बग्गी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर जोरो उससे मारने आया है तो पहले अपनी ताकत साबित करे। लेकिन जोरो का जवाब बहुत सीधा था। उसने कहा कि उससे बग्गी में कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ अपने दोस्त को बचाने आया है। ये सुनकर लूफी मुस्कुराने लगा, लेकिन बग्गी के पायरेट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सब ने मिलकर जोरो को घड़ना शुरू कर दिया। तभी जोरो ने आहिस्ता से अपनी तलवारें निकाली। पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया। हर कोई उसकी अगली चाल देखना चाहता था। अगले ही पल जोरो बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी तलवारों की चमक इतनी तेज थी कि कई पायरेट्स को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। और फिर एक ही वार में उसने कैप्टन बगी को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। ये मंजर देखकर नामी की आंखें फैल गईं। लूफी भी हैरान रह गया, लेकिन फौरन खुशी से चखने लगा कि जोरो ने तो काम बहुत आसान कर दिया। जोरो ने भी सोचा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। बगी के पायरेट्स घबराने के बजाय हंसने लगे। जितना ज्यादा वो हंस रहे थे, उतना ही ज्यादा जोरो को अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका कैप्टन अभी अभी 2 टुकड़ों में कटा है और ये लोग रो क्यों नहीं रहे। तभी अचानक एक खतरनाक चीज हुई। बगी का कटा हुआ जिस्म जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसका एक हिस्सा अब भी जिंदा था। अगले ही पल उसके अलग हुए हाथ ने तलवार पकड़ी और पीछे से जोरो पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि जोरो बच नहीं सका। तलवार सीधा उसके जिस्म को चीर गई और वो घुटनों के बाल जमीन पर आ गिरा। नामी और लूफी दोनों शौक में रह गए। अभी कुछ लम्हे पहले जो लड़ाई खत्म लग रही थी, वो असल में शुरू हुई थी। बग्गी जोर जोर से हंसने लगा। उसने बताया कि उसने चॉप चॉप डेविल फ्रूट खाया है। इसी वजह से उसका जिस्म टुकड़ों में बच सकता है और फिर दोबारा जुड़ भी सकता है। तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। चाहे कोई उससे कितनी ही बार काट दे, वो दोबारा ठीक हो जाता था। ये सुनकर नामी और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने हमेशा डेविल फ्रूट्स के बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी थी, लेकिन आज वो अपनी आंखों से उनकी ताकत देख रही थी। लूफी मगर बग्गी की पावर सुनकर भी मजाक करने लगा। उसने कहा
कि चॉप चॉप मैन नाम तो किसी सर्कस के जोकर जैसा लगता है। ये बात सुनते ही बग्गी का गुस्सा फिर से भड़क गया। वैसे ही उसे अपनी नाक का शॉट्स बिल्कुल पसंद नहीं था और अब लूफी उसकी पावर का मजाक उड़ा रहा था। जोरो जख्मी होने के बावजूद उठने की कोशिश कर रहा था। उसने साफ कह दिया कि वो अभी लड़ाई खत्म करने वाला नहीं, लेकिन नामी समझ गई थी कि वौसात बहुत खराब है और सामने कैप्टन बगी अपनी डेविल फ्रूट पावर के साथ खड़ा था। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो तीनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। नामी के दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आ रहे थे। वो कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान बगी और उसके आदमी जोरो का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लग रहा था कि अब जीत उनकी हो चुकी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लूफी और जोरो अब भी हार मानने वालों में से नहीं थे और अगले ही कुछ पलों में एक ऐसा प्लान बनने वाला था जो पूरी लड़ाई का रुख बदल देगा। नामी को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। एक तरफ लूफी पिंजरे में कैद था, दूसरी तरफ जोरो जख्मी हो चुका था और सामने कैप्टन बगी अपनी अजीब डेविल फ्रूट पावर के साथ खड़ा था। बगी को पूरा यकीन था कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बार बार लूफी और जोरो का मजाक उड़ा रहा था और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूफी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जोर से चिल्लाकर जोरो और नामी को वहां से निकलने को कहा। नामी को समझ नहीं आ रहा था कि लूफी आखिर सोच क्या रहा है, लेकिन जोरो फौरन उसकी बात समझ गया। जब बगी उस पर लगातार हमले कर रहा था, जोरो पीछे हटा हुआ उस बड़ी टॉप के पास पहुंच गया जिसमें बगी बॉल्स भरी हुई थी। अचानक उसने टॉप का रुख घुमाया और सीधा बगी की तरफ कर दिया। ये देखते ही बगी के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी तक जो आदमी हंस रहा था वो पहली बार सच में घबरा गया। वो चीखने लगा कि टॉप को रोक दो क्योंकि उसमें बगी बॉल्स भरी हुई हैं। उससे तलवारों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन अपनी ही बगी बॉल की तबाहकुन ताकत से वो भी डर रहा था। जोरो ने फौरन नामी को पुकारा और कहा कि यही उनका सबसे अच्छा मौका है। नामी कुछ लम्हों के लिए रुक गई। उसके सामने एक मुश्किल फैसला था, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि अगर बगी को नहीं रोका गया तो वो और भी लोगों की जिंदगियां तबाह करेगा। बगी बार बार उससे याद दिलाता रहा कि वो उसके क्रू में शामिल हो चुकी है और अपने नए कैप्टन के साथ धोखा नहीं कर सकती, लेकिन नामी ने इस बार उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। बगी गुस्से और डर के बीच फंसा हुआ था, जबकि जोरो और नामी उसके खिलाफ खड़े थे। इसी पार लड़ाई अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गई और बगी को पहली बार एहसास हुआ कि शायद इस बार शिकार उसके दुश्मन नहीं बल्कि वो खुद बनने वाला है।